जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज से हम लोग एमपीपीएससी का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको सिलेबस पूरा डिस्कस किया था। एमपीपीएससी का क्या सिलेबस है, प्री का और मेंस का दोनों का। आज से हम मेंस का सबसे पहले पढ़ना शुरू करने जा रहे हैं। पेपर 1 पार्ट ए। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में सिलेबस में बताया था कि जो पेपर 1 है, फर्स्ट पेपर पार्ट ए, वो पूरा हिस्ट्री का पेपर है। ठीक है। अगर आप उसमें यूनिट नंबर 1 देखें, ठीक है, तो उसमें हमसे इंडियन हिस्ट्री सिलेबस में दिया हुआ है हड़प्पा सिविलाइजेशन से लेके 10th सेंचुरी एडी तक। इसके अलावा आपकी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री दी है 11th से 18th सेंचुरी एडी तक। मतलब इसमें जो अपना जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पहली यूनिट जो अपनी है उसमें एंशियंट हिस्ट्री के साथ साथ मेडिवल हिस्ट्री भी है। मतलब अगर हम बात करें तो फर्स्ट यूनिट जो है, यूनिट नंबर 1, उसमें एंशियंट हिस्ट्री भी कवर हो रही है और मेडिवल हिस्ट्री भी कवर हो रही है। ठीक है। तो हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो यूनिट नंबर 1 से ही शुरुआत करने जा रहे हैं, मतलब एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री से। उससे पहले आज जो हमारी क्लास होने वाली है ये इंट्रोडक्टरी क्लास है हिस्ट्री की। ठीक है। मतलब इस क्लास में हम सिर्फ शुरुआत का इंट्रोडक्शन समझेंगे। ठीक है। अभी हम जो है इस क्लास में हिस्ट्री देखेंगे कि हिस्ट्री क्या है। ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे कि हिस्ट्री की क्यों ज़रूरत है, हम क्यों पढ़ रहे हैं हिस्ट्री। भाई, किसी भी सब्जेक्ट का कुछ रेलिवेंस होता है तभी उसको पढ़ाया जाता है, सिलेबस में तभी रखा जाता है। तो हिस्ट्री का क्या रेलिवेंस है वो हम देखेंगे। ठीक है। इसके अलावा आज की क्लास में हम देखेंगे कि हिस्ट्री का डिवीजन किस तरीके से किया गया है। ठीक है। तो हिस्ट्री को किस तरीके से डिवाइड किया गया है ये हम देखेंगे। ठीक है। तो ये सारी चीजें आज जो हम क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो आज से क्लास की स्टार्ट हो रही है। ठीक है। आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि आप एक सेपरेट कॉपी सभी सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग बनाएंगे। ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट हो उसकी एक सेपरेट कॉपी होनी चाहिए। ठीक है। तो हर उसकी सेपरेट कॉपी बनाइए, क्योंकि जो भी आप क्लास में नोट्स लिखेंगे, ठीक है, वही आपको पेपर में सबसे ज्यादा काम आएंगे। एक चीज आप समझ लीजिए कि जो आप लिखते हैं खुद से, ठीक है, वैसे तो आजकल ट्रेंड है कि पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, बट पीडीएफ नोट्स आप प्रिंट आउट निकाल करके पढ़ सकते हो, लेकिन आपको वो उस तरीके से आपको याद नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी चीज को लिखते हैं अपने हाथों से तो वो चीज आपको बहुत अच्छे से याद रहती है। ठीक है। तो इसलिए आपको उसको याद रखने के लिए, ठीक है, आपको खुद लिखना होगा अपने हाथों से। ठीक है। तो इसीलिए अब से क्लासेस में जो भी हम करेंगे, ठीक है, मैं जो ब्लैंक पेजेस पे जो भी लिखूंगा आप उसको कॉपी में नोट करिएगा। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक सेपरेट कॉपी बना लीजिएगा हर सब्जेक्ट की अलग अलग। ठीक है। ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक। तो अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री से। तो आज की जो क्लास है उसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री। तो अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि ये हिस्ट्री होता क्या है। व्हाट इज हिस्ट्री। ठीक। तो हिस्ट्री में नोट करिए, हिस्ट्री को डिफाइन किया गया है स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स। मतलब कि ऐसे इवेंट्स जो भूतकाल में, पास्ट में हो चुके हैं, ठीक है, उनकी स्टडी करने को ही हिस्ट्री कहा जाता है। ठीक। अब यहां पर अगर आप मोर स्पेसिफिकली बात करें तो सिस्टमैटिक स्टडी, क्रमबद्ध तरीके से, मतलब किसी भी घटना को जो पहले हो चुकी, मतलब देखिए पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, जो हो चुका। ठीक। तो हिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है? स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स। इसमें भी स्पेसिफिकली क्या? सिस्टमैटिक स्टडी। देखिए, सिस्टमैटिक का मतलब होता है क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना। देखिए, इतिहास को हमेशा आप देखेंगे क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने को ही इतिहास कहा गया है।
मतलब कोई भी पुरानी घटना को अगर आप क्रमबद्ध तरीके से पढ़ रहे हैं तभी उसको इतिहास कहा जाता है। जैसे अगर आप देखें तो सबसे पहले इतिहास में हमारे यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन हम पढ़ते हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन। उसके बाद फिर हम वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, वैदिक के बाद फिर हम महाजनपद काल में आते हैं, फिर मौर्य आते हैं, गुप्ता आते हैं। तो अगर आप देखें तो एक सीक्वेंस बना हुआ है, ठीक है। मतलब कि एक क्रोनोलॉजी है। क्रोनोलॉजी का मतलब ही होता है क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि इतिहास में हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो हम गुप्ता एम्पायर पहले पढ़ लें और हड़प्पा संस्कृति बाद में पढ़ें। दिस इज नॉट करेक्ट। ये इतिहास नहीं हो सकता। इतिहास हमेशा, हिस्ट्री में 3 पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको याद रखना है। सबसे पहला होता है पास्ट इवेंट, मतलब घटना भूतकाल में हो चुकी है, ठीक है। दूसरा होता है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है क्रमबद्ध तरीके से। मतलब अगर हड़प्पा संस्कृति पहले हुई है इतिहास में तो उसको हम पहले पढ़ेंगे, गुप्तास को बाद में पढ़ेंगे, मौर्य उसके मतलब मौर्य उसके बाद मौर्य पढ़ेंगे, फिर गुप्ता पढ़ेंगे। मतलब ये क्रम से पढ़ा जाता है, क्रोनोलॉजी है। जैसे अगर हम बात करें मेडिवल हिस्ट्री में, तो मेडिवल हिस्ट्री में हमें दिल्ली सल्तनत पहले पढ़नी है, उसके बाद हम मुगल पढ़ेंगे, क्योंकि मुगल दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली के जो सल्तनत था उसके बाद मुगल आए, ठीक है। तो क्रोनोलॉजी है, क्रोनोलॉजी से पढ़ना है। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। तो ये क्रमबद्ध तरीका है ना, क्रोनोलॉजी। तो इतिहास कभी भी क्रमबद्ध तरीके से या क्रोनोलॉजिकल मैनर में ही पढ़ा जाता है, तभी वो इतिहास कहलाता है। इसके अलावा आपका तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है वो होता है एविडेंस। एविडेंस का मतलब होता है साक्ष्य, ठीक है। देखिए, इतिहास में कोई भी चीज, हम जितनी भी चीज पढ़ेंगे, कोई भी चीज इतिहास में अपने आप से नहीं कही जा सकती कि हमने कह दिया तो वो इतिहास हो गया। नाउ हमें उसके पर्याप्त एविडेंस चाहिए होते, उसके पर्याप्त साक्ष्य चाहिए होते, तभी हम उसको इतिहास मान सकते हैं। जैसे अगर आप देखें हड़प्पा संस्कृति के बारे में, तो हड़प्पा संस्कृति से जुड़ी कितनी सारी साइट्स का उत्खनन किया गया है जिससे जमीन से चीजें निकली हैं। तब उन्होंने माना है कि हाँ भाई, यहां पर कोई हड़प्पा नाम की संस्कृति हुआ करती थी। बिना एविडेंस के आप ये नहीं कह सकते कि भाई हड़प्पा संस्कृति यहां हुआ करती थी। साक्ष्य कहां है? तो इतिहास में 3 चीजें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे पहला तो पास्ट इवेंट, भूतपूर्व घटना, मतलब ये घटना पहले हो चुकी है। दूसरा होता है क्रमबद्ध तरीका। इतिहास में सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्रमबद्ध तरीका। अगर अब बाबर पहले आए हैं तो आप अकबर को बाबर से पहले नहीं पढ़ सकते, पहले आप बाबर ही पढ़ेंगे। इसी को क्रोनोलॉजी कहा जाता है, ठीक। पहले आप इंडस वैली पढ़ेंगे, फिर वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, फिर महाजनपद पढ़ेंगे, फिर मौर्य पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आप पुष्यमित्र सुंग और सुंग डायनेस्टी, उसके बाद फिर आप गुप्ता पढ़ेंगे। गुप्ता के बाद फिर आप मुसलमानों की, इस्लाम की एंट्री करवाएंगे, अरब्स की एंट्री करवाएंगे। उसके बाद आएंगे महमूद गजनवी, फिर मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी के बाद दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के बाद मुगलिया सल्तनत, मुगलिया सल्तनत के बाद अंग्रेज। हर चीज का एक क्रोनोलॉजी है, क्रमबद्ध तरीका है। तो इतिहास को हमको एक तो पास्ट इवेंट, भूतपूर्व काल, और दूसरा जो है क्रोनोलॉजी, ठीक है। और तीसरा जो है वो है एविडेंस। एविडेंस बहुत जरूरी है। देखिए, हमारे यहाँ इन हिस्ट्री में जितने भी टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे, सबका पर्याप्त एविडेंस दिया जाएगा कि भाई हमने ये बात कहां से कही। अभी हम पढ़ेंगे कि भाई जो इतिहास में जो हमारे एविडेंस हैं या जो सोर्स हैं जिसके मदद से हम इतिहास को समझते हैं या पढ़ते हैं, वो सोर्स कौन कौन से हैं। देखिए, आपने देखा होगा कई सारे हमारे यहाँ लिटरेरी सोर्सेज भी होते हैं।
लिटरेरी सोर्सेज मतलब जो टेक्स्ट होते हैं, जैसे ब्राह्मण टेक्स्ट है, जैन टेक्स्ट है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, इनके लेख लिखे हुए हैं ना, उसी से हम इनके बारे में, इनके चीजों के बारे में जान पाते हैं। तो एक तो अपना जो होता है लिटरेचर होता है, दूसरा आपने देखा होगा आर्कियोलॉजिकल, जो मैंने आपको बताया कि जो उत्खनन में चीजें निकाली जाती हैं, जैसे मैंने आपको बताया हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति का कोई भी लिखित एविडेंस नहीं है, मतलब उनकी लिखावट है लेकिन हमने अभी तक उनकी लिखावट को पढ़ नहीं पाया, ठीक है, उनकी स्क्रिप्ट को हम पढ़ नहीं पाए, तो उनके जो भी एविडेंस हैं वो हमें जमीन से निकाल करके फिजिकली जो चीज हमें मिली है, जिसको हम आर्कियोलॉजिकल कहते हैं। क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिकल। अब इसमें सिक्के भी हो सकते हैं, इंस्क्रिप्शन भी हो सकते हैं, मंदिर मिले हैं, भाई मंदिर भी मिले हैं ना अपने को खुदाई में, ठीक है, कई सारे स्टैच्यू मिले हैं, तो ये सारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस तो अलग अलग हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो विथ एविडेंस, ठीक है, पास्ट इवेंट प्लस क्रोनोलॉजी, ये तीनों चीजें मिला करके ही क्या बनती है? इतिहास। इसीलिए इतिहास का एक फॉर्मूला है जो आप नोट कर लीजिएगा, 3P प्लस E प्लस S इज इक्वल टू हिस्ट्री। ये तीनों मिला के क्या कहलाते हैं? इतिहास। अब यहां पे 3P क्या है? तो 3P नोट कर लीजिएगा, 3P है पर्सन, मतलब कोई व्यक्ति, इसके अलावा भूतपूर्व काल पास्ट, और प्लेस कोई जगह होगी। ठीक, जैसे अगर हम बात करें तो मौर्य डायनेस्टी की बात करें, ठीक, तो मौर्य डायनेस्टी का कोई ना कोई संस्थापक होगा, भाई किसी ने तो मौर्य डायनेस्टी बनाई होगी ना, उसकी स्थापना किसी ने करी होगी, तो पर्सन, ठीक। अब पास तो है ही, भाई पुराना इतिहास है, पुरानी चीजें जो हो चुकी। इसके अलावा प्लेस, कहीं ना कहीं उनकी राजधानी रही होगी, ठीक। तो 3P का मतलब होता है पर्सन, पास्ट, प्लेस। इसके अलावा बात करें, ई का मतलब होता है इवेंट। इवेंट मतलब कोई घटना। देखिए इतिहास में घटनाएं पढ़ते हैं हम, हमने बताया आपको पास्ट इवेंट्स, मतलब जो भूतपूर्व में घटनाएं हो चुकी हैं हम उसी को इतिहास में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ई हो गया इवेंट और एस हो गया सोर्स। अब इनके बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिली? भाई जैसे अब हम मौर्यों की बात करें, या गुप्तों की बात करें, या मुगलों की बात करें, या दिल्ली सल्तनत की बात करें, तो इनके बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिली? तो वो सोर्स भी होना चाहिए। मैंने अभी आपको बताया, या तो लिखित सोर्स होता है, लिटरेरी सोर्स होता है, या कोई साक्ष्य मिल गए, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होता है। अब जैसे अगर हम बात करें तो आगरे का ताजमहल है, ठीक है, आगरे का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, ये सबसे बड़े सबूत हैं मुगलिया सल्तनत के। भाई ये मुगलिया सल्तनत के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है ना, क्योंकि इसको मुगल बादशाह ने बनवाया था, ठीक। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी होता है और लिटरेरी एविडेंस भी होता है, ठीक है। तो इसलिए 3P प्लस E प्लस S ये होता है कंबाइंड मिला करके हिस्ट्री। तो आपको हिस्ट्री समझ में आया क्या होता है? हिस्ट्री का डेफिनेशन है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स, क्रमबद्ध तरीके से इतिहास की घटनाओं को पढ़ना, पूर्व की घटनाओं को, भूतकाल की घटनाओं को पढ़ना क्रमबद्ध तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से, उसी को बोला जाता है इतिहास, हिस्ट्री, ठीक है, ठीक है। तो हिस्ट्री समझ में आया आपको, ठीक है। अब देखिए हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया, एक तो पास्ट इवेंट, दूसरा क्रोनोलॉजी और तीसरा एविडेंस, ये तीनों मिला करके ही इतिहास बनता है। अगर हम कोई भी चीज कह रहे हैं और अगर हमारे पास उसका तथ्य नहीं है, अगर उसका सोर्स नहीं है कि भाई हमने किस आधार पर कह दिया, तो उसको इतिहास नहीं माना जा सकता, ठीक है। मतलब जिसका एविडेंस हमको नहीं मिला है वो इतिहास नहीं माना जा सकता, ठीक है। इतिहास उसी का माना जा सकता है, एक तो सबसे पहली बात पास्ट इवेंट, दूसरा क्रोनोलॉजी और तीसरा एविडेंस, ठीक। अब बात करते हैं इस हिस्ट्री शब्द का ओरिजिन कहां से हुआ है। ये जो हिस्ट्री शब्द है इसका ओरिजिन कहां से हुआ है, ठीक है। तो इसका जो ओरिजिन हुआ है, एक ग्रीक वर्ड है जिसका नाम है हिस्टोरिया। ये सब नोट करते चलिएगा कॉपी। एक ग्रीक वर्ड है जिसका नाम है हिस्टोरिया, हिस्ट्री का ओरिजिन वहीं से हुआ। तो एक ग्रीक वर्ड है जिसका नाम है हिस्टोरिया, ठीक।
और इसका मतलब है हिस्टोरिया का, नोट कर लीजिएगा, नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। मतलब ग्रीक शब्द में एक शब्द है हिस्टोरिया, उसी से नाम पड़ा हिस्ट्री, ओरिजिन। और हिस्टोरिया का मतलब होता है नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। मतलब थरोली इन्वेस्टिगेट करके कोई चीज का ज्ञान प्राप्त हुआ है, इसी को हिस्टोरिया कहा जाता है। और इसी हिस्टोरिया शब्द से किसका जन्म हुआ है? हिस्ट्री का। ठीक, तो आपको याद रखना है हिस्ट्री का ओरिजिन हिस्टोरिया से हुआ है, जिसका मतलब है नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। मतलब इन्वेस्टिगेशन करके अगर कोई नॉलेज गेन करी गई है तो उसी को क्या कहा जाता है? हिस्टोरिया कहा जाता है। ठीक, अब एक ग्रीक हिस्टोरियन रहे हैं जिनका नाम है हेरोडोट्स। ये नाम याद रखिएगा। एक ग्रीक हिस्टोरियन रहे हैं जिनका नाम है हेरोडोट्स। ठीक है, इनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, इनको इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक, तो हेरोडोटस को, एक जो ग्रीक हिस्टोरियन है, इनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, इतिहास का पिता। ठीक, इनकी एक बुक थी हिस्टोरिका, इनकी एक बुक रही है जिसका नाम है हिस्टोरिका। ठीक है, अब इनको इतिहास का पिता क्यों कहा जाता है? वाई ही वॉज कॉल्ड एज द फादर ऑफ हिस्ट्री? तो इसके पीछे का कारण यह है कि हेरोडोट्स ही पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से विद एविडेंस लिखा। मतलब ही वॉज द फर्स्ट पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, ही राइट्स हिस्ट्री, रिटन हिस्ट्री इन द chronological order with evidence। तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इतिहास में पहली बार इतिहास को लिखा था क्रमबद्ध तरीके से, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, विथ एविडेंस। मतलब एविडेंस के साथ। मैंने आपको बताया था हिस्ट्री में 3 पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, पास्ट इवेंट, क्रोनोलॉजी और एविडेंस। ठीक, तो इन्होंने पास्ट इवेंट को लिखा, क्रमबद्ध तरीके से लिखा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा और विथ एविडेंस लिखा। इसीलिए इनको हेरोडोट्स को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। तो आप ये नोट कर लीजिएगा, हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री। इनकी एक किताब थी हिस्टोरिका, जो पहली बार लिखी गई थी, जिसमें इतिहास की घटनाओं के बारे में क्रमबद्ध तरीके से साक्ष्य के साथ लिखा गया था, पहली बार। इसीलिए इनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा। क्लियर है? ठीक, तो ये पॉइंट आप नोट रखिएगा। ठीक, तो यहां तक अभी आपको समझ में आया। हमने अभी तक इतिहास को डिफाइन किया, हिस्ट्री को डिफाइन किया, हिस्ट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, हिस्ट्री का ओरिजिन कहां से हुआ, और हमने जो पढ़ा कि भाई फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को ही क्यों कहा जाता है। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक, अब आगे पढ़ते हैं इसके बाद। अब इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, डिवीजन ऑफ हिस्ट्री, ये हमें पढ़ना है। देखिए, इतिहास को बेसिकली अगर हम बात करें तो 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रिप्ट। देखिए, स्क्रिप्ट को बोलते हैं लिपि। अभी मैं बताऊंगा स्क्रिप्ट क्या होती है। तो सबसे पहले इतिहास को बांटा गया स्क्रिप्ट के आधार पर, दूसरा बांटा गया मटेरियल के आधार पर। अभी हम ये सब देखेंगे इतिहास को कैसे बांटा गया। मटेरियल मतलब उस टाइम पर कौन से धातु का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे अगर आप याद करें, तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता हो, तो सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन में ब्रॉन्ज का यूज किया गया था।
ठीक, ब्रॉन्ज का यूज किया गया था, तांबे का यूज किया जाता था। ठीक, तो इसीलिए उसको ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं। ठीक है, तो मटेरियल के अकॉर्डिंग भी इतिहास को बांटा गया। ठीक, और तीसरा जो बांटा गया है वो है धर्म के आधार पर, रिलीजियन के आधार पर। तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहले बांटा गया स्क्रिप्ट यानी लिपि के आधार पर। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा स्क्रिप्ट क्या होती है। उसके बाद फिर मटेरियल के आधार पर बांटा गया, और तीसरा जो बांटा गया वो धर्म के आधार पर बांटा गया इतिहास। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्रिप्ट की। देखिए, आपने देखा हो हर एक, देखिए हमारे देश में विविध भाषाएं हैं, आपने देखा होगा, और हर भाषा को लिखा गया है। जैसे अगर हम बात करें हिंदी, ठीक है, तो हिंदी में हम ये लिखते हैं ना आ, ये सिंबल है। अगर हमें अ लिखना है तो हम हिंदी में ये अ लिखते हैं। अगर इसी को इंग्लिश में लिखना है तो ए लिखते हैं, ए लिखते हैं ना। ठीक, तो ये क्या है, ये अ हो गया, ये ए हो गया, ये सिंबल है जो उस भाषा को लिखते हैं। मतलब जैसे भाषा क्या होती है, अगर हम बात करें लैंग्वेज की, सबसे पहले हम बात करते हैं लैंग्वेज की। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज एक दूसरे से बात करने का एक माध्यम है। जैसे मैं अभी आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं, हिंदी में कर रहा हूं, इंग्लिश में कर रहा हूं, कैसे भी कर रहा हूं, लेकिन कम्युनिकेट कर रहा हूं ना, मतलब मेरी कोई भाषा है जो मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, या आप बोलेंगे तो मैं सुनूंगा। तो लैंग्वेज हमेशा क्या होती है? मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक, अब एक बात आप समझिए कि मैंने जब ये मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बोला तो ये इंग्लिश में बोला, लेकिन उसको मैंने लिखा ऐसे ना, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ये देखिए लिख रहा है ना, लिखा ना, मैंने सिंबल्स का यूज किया ना, एम लिखा, ई लिखा, डी लिखा, आई लिखा, यू लिखा, एम लिखा। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन मैंने लिखा ना, मैंने सिर्फ बोला नहीं, मैंने उसको लिखा भी। ठीक है, तो जब मैंने ये मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बोला मतलब ये लैंग्वेज है, हमारी भाषा है। ठीक है, लेकिन अगर मैंने यही मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन लिख दिया तो यही क्या कहला जाता है? स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट या लिपि क्या होती है? इट इज द सिंबल्स विच आर नीडेड टू राइट अ लैंग्वेज। तो स्क्रिप्ट क्या है? सिंबल्स which are needed to write a language। मतलब कि एक भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह की जरूरत या सिंबल्स की जरूरत होती है उसी को स्क्रिप्ट या लिपि कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, ये मैंने लैंग्वेज लिखी या यही स्क्रिप्ट लिखा, तो मैंने ये SCRIPT का इस्तेमाल किया ना भाई, ये सिंबल है, ये मैंने इंग्लिश में लिखा। ठीक है, ठीक, तो स्क्रिप्ट क्या होती है? स्क्रिप्ट वो सिंबल्स हैं जिसका इस्तेमाल करके हम किसी भी भाषा को लिखते हैं, उसको स्क्रिप्ट कहा जाता है। जैसे अगर हम बात करें, हम अभी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे इंग्लिश में लिख रहे हैं ना सारी चीजें, इंग्लिश की स्क्रिप्ट क्या है? इंग्लिश की स्क्रिप्ट है रोमन, याद रखिए, ज्यादातर लोग आप जानते होंगे। इंग्लिश की स्क्रिप्ट क्या है? रोमन स्क्रिप्ट। ठीक, ऐसे ही अगर हम हिंदी की बात करें, हिंदी भी लिखते हैं हम, ठीक है, तो हिंदी की भी अपनी एक स्क्रिप्ट है जिसको बोलते हैं देवनागरी। ठीक, तो हिंदी की स्क्रिप्ट कौन सी है? देवनागरी। इसके अलावा हम संस्कृत भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो संस्कृत की स्क्रिप्ट क्या है? ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो देखिए, हर चीज, हर भाषा को लिखने का कुछ सिंबल्स होते हैं और उसी को कहा जाता है स्क्रिप्ट। ठीक है, तो भाषा और लिपि में फर्क समझ में आया आपको? भाषा जो मैं आपसे बोल रहा हूं, ठीक है, और अगर मैंने वही चीज अपने इस सिस्टम पे या इसमें स्क्रीन पे लिख दी तो वो स्क्रिप्ट हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? स्क्रिप्ट हो जाएगी। तो स्क्रिप्ट का मतलब आपको समझ में आया क्या होता है?
सिंबल्स विच आर नीडेड टू राइट अ लैंग्वेज इन, ठीक है, किसी भी भाषा को लिखने के लिए जो चिन्हों की जरूरत होती है उन्हीं को क्या कहा जाता है, स्क्रिप्ट कहा जाता है। अब इतिहास को स्क्रिप्ट के आधार पर, मैंने आपको बताया स्क्रिप्ट या लिपि के आधार पर 3 भाग में बांटा गया है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रिप्ट इतिहास को 3 भाग में बांटा गया है। पहला है प्री हिस्टोरिक एज। पहला क्या है, प्री हिस्टोरिक एज। दूसरा है प्रोटो हिस्टोरिक एज। दूसरा क्या है, प्रोटो हिस्टोरिक एज। और तीसरा है हिस्टोरिक एज। तो अगर हम स्क्रिप्ट के आधार पर बात करें, लिपि के आधार पर, तो इतिहास को 3 भाग में बांटा गया, प्री हिस्टोरिक एज, प्रोटो हिस्टोरिक एज और हिस्टोरिक एज, ठीक है। प्री हिस्टोरिक का मतलब पूर्व इतिहास जिसे हम बात करें, ठीक। प्रोटो हिस्टोरिक मतलब मध्यकालीन और हिस्टोरिक मतलब हिस्टोरिक, ऐतिहासिक, ठीक है। तो प्री हिस्टोरिक एज, प्रोटो हिस्टोरिक एज और हिस्टोरिक एज, इन 3 एजेस में क्या किया गया है, स्क्रिप्ट के आधार पर बांटा गया है इतिहास को, ठीक। अब सबसे पहले बात करते हैं प्री हिस्टोरिक की। तो प्री हिस्टोरिक मतलब ऐसा एज जिसमें कोई भी स्क्रिप्ट नहीं है, मतलब नो स्क्रिप्ट, मतलब ऐसा इतिहास जिसमें कोई चीज लिखी हुई नहीं, कोई भी चीज लिखी हुई नहीं। मतलब इतिहास में हमें इनके जो प्री हिस्टोरिक एज मतलब ऐसा एज या इतिहास का वो पल जिसका हमें कोई भी लिखित एविडेंस नहीं मिला, नो रिटन एविडेंस। भाई कोई स्क्रिप्ट ही नहीं थी तो कहां से होगा भाई। आज हम ये सिंबल्स हमको मिले हैं तभी तो हम इंग्लिश लिख पा रहे हैं ना भाई। भाई आज जो ये हम लिख पा रहे हैं इंग्लिश और हिंदी, तो इनके सिंबल्स हमें मिले तो ही लिख पा रहे हैं ना। अगर सिंबल्स नहीं होते हमारे पास, अगर इनकी स्क्रिप्ट नहीं होती हमारे पास, तो हम कहां से लिख पाते, ठीक। तो जिनकी स्क्रिप्ट ही नहीं है तो वो कुछ लिख नहीं सकते, और जब कुछ लिखेंगे नहीं तो उनका कोई लिखित साक्ष्य तो मिल ही नहीं सकता इतिहास। जैसे अगर हम बात करें तो इतिहास में हम पढ़ेंगे स्टोन एज, हम क्या करेंगे, स्टोन एज, ठीक है, स्टोन एज, ठीक है। स्टोन एज हम पढ़ेंगे सबसे पहले, जब जितने भी उपकरण बना करते थे, तो जो उस टाइम पर लोग हुआ करते थे वो पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो स्टोन एज के टाइम पर हमें सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं, कोई भी रिटन एविडेंस नहीं मिला। मतलब हमें साक्ष्य मिले हैं लेकिन हमको उनकी कोई भी लिखित चीज नहीं मिली। इससे हम उनको किस में रख सकते हैं, प्री हिस्टोरिक एज, क्योंकि प्री हिस्टोरिक एज का मतलब ही यही है जिसमें कोई लिपि ना हो, उसको क्या बोला गया है, प्री हिस्टोरिक एज। एग्जाम्पल के तौर पर क्या है, स्टोन एज। इसके बाद बात करें, अगला है प्रोटो हिस्टोरिक एज। अब प्रोटो हिस्टोरिक एज ऐसा है जिसमें हमें स्क्रिप्ट तो मिली है, मतलब हमें उनका रिटन एविडेंस तो मिला है, मतलब उनका लेख हमको मिला है, लेकिन हम आज तक उसको पढ़ नहीं पाए, मतलब हम उनको रीड नहीं कर पाए, नॉट एबल टू रीड, ठीक है। तो हमने स्क्रिप्ट तो मिल गई, रिटन एविडेंस तो मिल गया, लेकिन हम उनको पढ़ नहीं पाए, कैन नॉट रीड, ठीक। तो इससे इस इतिहास को बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक। लिपि तो है, डेवलप हुई है लिपि, स्क्रिप्ट तो डेवलप हुई है, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए, ठीक। तो इसीलिए, ठीक है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में हमने उनका जितना भी इतिहास समझा है सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पे समझा है। हमें उनकी स्क्रिप्ट मिली है, उनका लिखा हुआ स्क्रिप्ट है, लेकिन हम आज तक उसको पढ़ नहीं पाए। इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को किसमें रखा जाता है, प्रोटो हिस्टोरिक एज, ठीक। स्क्रिप्ट तो है, ठीक है, बट वी कैन नॉट एबल टू रीड इट,
ठीक है। और तीसरा आता है हिस्टोरिक एज, जिसमें हिस्टोरिक एज का मतलब होता है जिसमें स्क्रिप्ट भी है और हमने प्रॉपर तरीके से उसको पढ़ भी लिया, इसको बोलते हैं हिस्टोरिक एज। ठीक, तो स्क्रिप्ट भी है और हमने उसको पढ़ भी लिया है, तो इसको बोलते हैं हिस्टोरिक एज। और इसका टाइमलाइन शुरू होता है महाजनपद पीरियड से लेकर के और आज तक, अभी 5 मिनट तक। भाई 5 मिनट पहले मैंने क्या बोला वो भी इतिहास हो गया ना भाई। मैंने अभी इस क्लास में 5 मिनट पहले क्या बोला वो भी इतिहास हो गया, हिस्ट्री हो गई ना, पास्ट हो गया ना। ठीक, तो इसीलिए इसमें जो है महाजनपद काल से लेकर के और आज तक का, अभी तक मैंने जो पढ़ाया, तो ये सारा किस में आ जाएगा, हिस्टोरिक एज में। सबको हिस्टोरिक एज में डाला जाएगा, क्योंकि इसमें हमने लिखा भी है, स्क्रिप्ट भी है और हम उसको पढ़ना भी जानते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, हिस्टोरिक एज। अब यहां पर आप एक चीज नोटिस करिएगा, आपको एक, मैंने आपको इतिहास पढ़ाया, तो इतिहास में मैंने आपको ये जो स्क्रिप्ट के आधार पर बताया, तो इसमें आपको एक चीज नजर नहीं आ रही होगी, वो है वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन। दिख रहा है आपको वैदिक सिविलाइजेशन कहीं? नहीं, सीधे हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद सीधे हम कहां पहुंच गए, महाजनपद। हमने वैदिक सभ्यता को बीच में नहीं लाया। ठीक, क्योंकि हम वैदिक सभ्यता को ना प्री हिस्टोरिक एज में रख सकते हैं, ना प्रोटो हिस्टोरिक, ना हिस्टोरिक एज में। क्योंकि आप याद करिए, वैदिक सभ्यता जब मैं पढ़ाऊंगा, अभी आप छोटा सा पॉइंट क्या नोट कर लीजिए, वैदिक सभ्यता में एक परंपरा चलती थी, श्रुति परंपरा। श्रुति परंपरा मतलब होता ये था कि जो भी गुरु बात कह रहे हैं, ठीक है, मैं आपको जो बात कह रहा हूं, अगर आप उसको बिना लिखे सिर्फ सुन के याद कर ले रहे हैं, तो वो श्रुति परंपरा हुआ करती थी। देखिए वैदिक सभ्यता के समय पे जो शिष्य हुआ करते थे, वो कॉपी पेन लेके नहीं बैठते थे कि भाई गुरुजी ज्ञान दे रहे हैं तो हम कॉपी पेन लेके बैठे, जैसे हम आज करते हैं। आज हम कोई भी चीज पढ़ते हैं तो हम कॉपी पेन लेके बैठते हैं। पहले के समय में ये चीज नहीं होती थी। वैदिक सभ्यता के समय पर लिखा कुछ नहीं जाता था, सिर्फ सुन लिया जाता था। मतलब जो वेदों का ज्ञान गुरुजी देते थे, उनको शिष्य सिर्फ सुन करके और उसको याद कर लिया करते थे। ठीक है, आज हमें लिखना पड़ता है, तो इसी को क्या कहा जाता है, श्रुति परंपरा। तो वैदिक सिविलाइजेशन में क्या थी, श्रुति परंपरा। तो देखिए स्क्रिप्ट तो था, लेकिन उसको कोई लिख नहीं रहा था। मतलब स्क्रिप्ट तो था, रीड कर पा रहे थे, लेकिन उसको कोई लिख नहीं पा रहा था, लिख नहीं रहा था, तो उसको प्रोटो हिस्टोरिक में भी नहीं डाल सकते और इसको प्री हिस्टोरिक में भी नहीं डाल सकते, वरना क्रम बिगड़ जाएगा। मैंने आपको बताया क्रोनोलॉजी से चलती है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद ही कौन सी सभ्यता आई है, वैदिक सभ्यता। ठीक है, क्योंकि इतिहास में ये साक्ष्य मिले हैं कि वैदिक सभ्यता कब से शुरू हुई, जब से आर्य जो हैं वो भारत में आए। और ये एविडेंस है कि आर्य जो आए हैं वो 1500 बीसीई के टाइम पर भारत में आए। अभी मैं बताऊंगा ये टाइमलाइन क्या होती है 1500 में। और हड़प्पाओं के बारे में जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला है, उसमें उनका जो रेंज मिली है वो 2350 से लेकर के 1750 इस रेंज में। तो ऑब्वियस सी बात है कि वे इंडस वैली वाले, हड़प्पा वाले पहले आए हैं, वैदिक बाद में आए हैं। तो हम प्रोटो हिस्टोरिक एज में तो इंडस वैली लिख रहे हैं, तो हम प्री हिस्टोरिक एज में वैदिक सिविलाइजेशन कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, तो इसीलिए वैदिक सिविलाइजेशन जो है, ठीक है, वैदिक सभ्यता जो है, ये एक्सेप्शन है। इसको ना प्री हिस्टोरिक एज में रखा गया है, ना हिस्टोरिक एज में, और ना ही प्रोटो हिस्टोरिक एज में। ठीक है, तो आपको लिपि के आधार पर किस तरीके से इतिहास को बांटा समझ में आया? 3 आधार पर बांटा है। एक जिसमें कोई स्क्रिप्ट ही नहीं है, कोई रिटन एविडेंस नहीं मिला, उसका एग्जाम्पल क्या है, स्टोन एज। इसके बाद प्रोटो हिस्टोरिक एज, जिसमें स्क्रिप्ट तो मिला है लेकिन हम उसको रीड नहीं कर पाए, एग्जाम्पल इंडस वैली सिविलाइजेशन। और तीसरा क्या है, हिस्टोरिक एज। हिस्टोरिक एज में स्क्रिप्ट भी रही है और हम उसको बेहतर तरीके से पढ़ भी पाए। महाजनपद काल से लेकर के और आज तक का पूरा जो इतिहास है वो हिस्टोरिकल एज में आएगा। क्लियर हुआ? वैदिक सिविलाइजेशन को हमने किसी में नहीं रखा है क्योंकि ये एक्सेप्शन है, क्योंकि इसमें श्रुति परंपरा चलती थी, इसमें गुरु सिर्फ ज्ञान देते थे और शिष्य उस चीज को सुन करके याद कर लिया करता था। वहां पर कोई लिखित चीजें नहीं। तो स्क्रिप्ट के आधार पर इतिहास को कैसे बांटा गया आपको समझ में आ गया। ठीक,
अब अगला हम देखेंगे मटेरियल के आधार पर। अगला हम क्या देखेंगे? मटेरियल के आधार पर। ठीक है, तो मटेरियल के आधार पर अगर हम बात करें तो इतिहास को 4 भाग में बांटा गया है। सबसे पहला है स्टोन एज। देखिए, मटेरियल के आधार पर इतिहास को बांटना मतलब, इसका मतलब ये है कि उस टाइम पर कौन सा तत्व इस्तेमाल किया जाता था सामानों को बनाने के लिए। जैसे अगर हम स्टोन एज की बात करेंगे तो अभी हम जो स्टोन एज पढ़ेंगे ना, तो स्टोन एज में हम देखेंगे कि सिर्फ पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है कोई भी उपकरण बनाने के लिए, चाहे वो हथियार हो, चाहे घर का बर्तन हो, चाहे खाने पीने का सामान हो, सब पत्थर का बना है। तो वो क्या कहलाएगा? स्टोन एज। इसके बाद सबसे पहला धातु, इतिहास में सबसे पहला धातु जो इस्तेमाल किया गया था वो किया गया था कॉपर, आप जानते हैं। ठीक है, तो तांबा, कॉपर। ठीक है, तो कॉपर का इस्तेमाल सबसे पहला किया गया और इसी को चैल्कोलिथिक एज भी कहते हैं। हम पढ़ेंगे अभी चैल्कोलिथिक एज। ठीक है, तो कॉपर का इस्तेमाल, सबसे पहला धातु, सबसे पहला मेटल जिसका इस्तेमाल किया गया वो किया गया कॉपर का। ठीक है, तांबा। ठीक है, ठीक है, तो कॉपर का इस्तेमाल किया गया। ठीक, इसके बाद मैंने आपको बताया था सिंधु घाटी सभ्यता आई और क्या आया? ब्रॉन्ज एज। अब ये ब्रॉन्ज क्या था? कॉपर प्लस टिन। कॉपर में टिन की मात्रा मिलाकर के क्या बनाया गया? ब्रॉन्ज एज। ठीक है, तो इनको, ये कब आया? इंडस वैली सिविलाइजेशन। इनके समय पर जो भी चीजें बनी हैं, ठीक है, वो ब्रॉन्ज की बनी, कांसा। ठीक है, तो ब्रॉन्ज की बनी। ठीक है, क्लियर हुआ? तो कॉपर और ब्रॉन्ज एज, और इसके बाद से बनना शुरू हुई, आज तक बनती है आयरन। इसके बाद शुरू कौन सी हुई? आयरन एज। आयरन एज मतलब लोहे का इस्तेमाल। आज भी लोहे का इस्तेमाल होता है। आप देखिए, आज भी जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन बनते हैं, बड़े बड़े जो ब्रिज बनते हैं, तो वो लोहे के बनते हैं। ठीक है, तो आज भी लोहे का इस्तेमाल हो रहा है, आयरन का। ठीक है, तो धातु के आधार पर इतिहास को 4 भाग में बांटा गया। जब पत्थरों का इस्तेमाल करते थे तो स्टोन एज, जब कॉपर का इस्तेमाल करने लगे तो कॉपर एज, जिसको चैल्कोलिथिक एज भी कहते हैं। इसके बाद फिर लोगों ने ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो उसको ब्रॉन्ज एज कहा दिया, और उसके बाद फिर आयरन का इस्तेमाल करना शुरू किया तो उसको क्या बोल दिया गया? आयरन एज। ठीक, तो धातु के आधार पर इतिहास को 4 भाग में बांटा गया। ठीक, समझ में आया आपको? और जो तीसरा आधार था वो था धर्म, रिलीजियन। ठीक है, अब रिलीजियन की अगर हम बात करें तो रिलीजियन के आधार पर इतिहास को 3 भाग में बांटा गया। ठीक, सबसे पहला भाग जिसमें, और देखिए रिलीजियन के आधार पर बांटने वाले, इतिहास को बांटने वाले शख्स का नाम था, ये नाम नोट कर लीजिएगा, जेम्स मिल। जेम्स मिल जो थे, इन्होंने धर्म के आधार पर इतिहास को बांटा, और ये एक ब्रिटिश हिस्टोरियन थे। ये कौन से हिस्टोरियन थे? ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे। और इन्होंने ये जो क्लासिफिकेशन किया, ये सिर्फ भारत के दृष्टिकोण से किया। मतलब उनके दृष्टिकोण में क्या था? सिर्फ भारत, मतलब अन्य कोई विश्व का कोई चीज नहीं थी। तो ये जो वर्गीकरण किया गया उसमें भारत को आधार माना गया। ठीक है, तो जेम्स मिल जो ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, उन्होंने धर्म के आधार पर हिंदुस्तान के इतिहास को बांटा। अब अगर हम बात करें शुरुआती स्तर पर, चाहे वो वैदिक सिविलाइजेशन हो, फिर महाजनपद काल हो, फिर गुप्ता एरा हो, मौर्य हो, गुप्ता हो, सुंग हो, तो ये सारे जितने भी राजा रहे हैं, ये सारे हिंदू राजा रहे हैं। ठीक, तो पहला जो इन्होंने खंड बांटा, जब इस देश में हिंदू राजा राज्य किया करते थे, हिंदू रूलर हुआ करते थे, इस इतिहास को इन्होंने बोला एंशिएंट हिस्ट्री। आज हम पढ़ते हैं ना एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक, तो ये एंशिएंट हिस्ट्री इन्होंने किसको बोला?
जिस टाइम पर हिंदू राजा रूल किया करते थे। ठीक है, प्राचीन भारत, प्राचीन भारत। तो हिंदू रूलर्स जब रूल किया करते थे, ठीक है, तो उसको क्या माना गया, एंशियंट हिस्ट्री। ये शुरुआत से लेकर के और स्टार्टिंग से लेकर के और 712 ईडी तक, ये आप याद रखिएगा टाइमलाइन, 712 ईडी, ये एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट माना जाता है। मतलब इस समय पर हिंदू राजा जो थे वो क्या करते थे, देश पर राज करते थे। इसके बाद अगला आया मुस्लिम रूलर्स। देखिए अगला दौर आया मुस्लिम रूलर्स का। देखिए इसके बाद से सबसे पहली बार 712 ईडी में अरबों ने आक्रमण किया भारत पर, याद करिए। ठीक, इसके बाद फिर महमूद गजनवी आए, मोहम्मद गौरी आए, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिर इसके बाद इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी के बाद मुगलिया सल्तनत, बाबर, अकबर, ये सब लोग आए। ये सब कौन थे, ये मुसलमान थे, तो मुस्लिम रूलर। ठीक है, तो इसीलिए जब मुसलमानों ने रूल करना भारत पे शुरू किया, उस टाइम के इतिहास को इन्होंने कहा मेडिएवल हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री। ठीक, इनकी शुरुआत हुई थी 712 से लेकर के और 1757 तक, प्लासी के युद्ध तक। ठीक है, ज्यादातर रूल किसने किया, मुसलमानों ने। ठीक, दिल्ली सल्तनत ले लीजिए, मुगलिया सल्तनत ले लीजिए, सारे मुस्लिम रूलर थे, इस्लाम को मानने वाले लोग थे। ठीक, तो इतिहास को जो दूसरा भाग में बांटा वो मुसलमानों के आधार पर मुस्लिम रूलर थे। और तीसरा जो बांटा गया वो था जब क्रिश्चियन आए, क्रिश्चियन रूलर। अंग्रेज कौन थे भाई, ब्रिटिशर्स कौन थे, ब्रिटिश रूलर कौन थे, क्रिश्चियन ही तो थे। ठीक है, तो जब से क्रिश्चियन रूल करने आए देश में, ठीक है, तो उस इतिहास को इन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री का, ये टाइमलाइन शुरू होती है 1757 से लेकर के और 1947 तक। ठीक, तो आपको समझ में आया कि इतिहास को धर्म के आधार पर पहली बात तो किसने बांटा, जेम्स मिल ने बांटा। ठीक है, इन्होंने 3 भाग में बांटा। पहले भाग में उन्होंने उनको रखा जब हिंदू राजा राज्य किया करते थे, जो प्राचीन भारत में हुआ करता था, एंशियंट हिस्ट्री। इसके बाद फिर मुसलमानों का राज आया मेडिवल हिस्ट्री, जब इनको मेडिवल हिस्ट्री कहा गया। ठीक है, ठीक है, मध्यकालीन भारत, जब मुसलमान आक्रमण करने आए और फिर उन्होंने राज्य किया। और तीसरे जो थे वो थे मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, जब क्रिश्चियन आए, अंग्रेज आए, तो उसको क्या माना इन्होंने, आधुनिक इतिहास। तो इतिहास को धर्म के आधार पर 3 भाग में बांटा गया, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। ठीक, तो आपको समझ में आया इतिहास क्या था, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया, लिपि के आधार पर हो, मटेरियल के आधार पर हो, रिलीजन के आधार पर। यहां तक आपको क्लियर हो गया। ठीक है, सारी चीजें यहां तक क्लियर हैं, तो आपको डिवीजन समझ में आ गए। ठीक है, किस तरीके से इतिहास को डिवाइड किया गया, स्क्रिप्ट के आधार पर, मटेरियल और रिलीजन के आधार पर। अगला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इसमें वो है टाइमलाइन, ग्रिगोरियन कैलेंडर, ग्रिगोरियन कैलेंडर। इसको जूलियन कैलेंडर भी कहा जाता है और सिजेरियन कैलेंडर भी कहा जाता है। देखिए अभी हमने पढ़ा था, आपने सुना होगा 1400 बीसी, जैसे अभी हमने वैदिक सिविलाइजेशन देखा था, वैदिक सभ्यता, तो कब से शुरू हुई, मैंने लिखा 1500 बीसी। ठीक है, तो आपने सुना होगा बीसी और एडी के बारे में। ठीक, तो ये बीसी और एडी क्या है। ठीक है, देखिए आज जो हम कैलेंडर यूज करते हैं, आपने देखा होगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये जो महीने हैं, ठीक, ये जो हम कैलेंडर यूज कर रहे हैं ये ग्रिगोरियन कैलेंडर है। ग्रिगोरियन कैलेंडर मतलब ये क्रिश्चियनों के द्वारा बनाए गए कैलेंडर है।
ये हमारे कैलेंडर नहीं है भाई। आप जानते हैं कि हमारे ऊपर अंग्रेजों ने राज किया, तो अंग्रेजों ने जो कैलेंडर बनाया था, ठीक है, ये क्रिश्चियंस ने, उसी कैलेंडर को हम आज भी फॉलो करते हैं। हमारे जो हिंदू धर्म के बात अगर हम करें, तो हमारे जो महीने हैं, जैसे सावन है, भादो है, चैत्र है, ये हमारे महीनों के नाम। लेकिन हम क्या पढ़ते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, दिसंबर। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है। तो ग्रेगोरियन ने एक टाइमलाइन बनाई, ठीक है। देखिए यहां पर एक मैं आपको बताऊं, उस टाइम पर जो अपना यूरोप वाला क्षेत्र है, ठीक है, यहां पर एक एम्पायर हुआ करता था जिसका नाम था रोमन एम्पायर, ठीक है। एक एम्पायर हुआ करता था जिसका नाम था रोमन एम्पायर, ठीक है। और रोमन एम्पायर के, ठीक है, एक बहुत महान रूलर हुआ करते थे जिनका नाम था जूलियस सीजर, ठीक। रोमन एम्पायर के एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हुआ करते थे, बहुत महान रूलर हुआ करते थे, जूलियस सीजर। और उन्हीं ने ये कैलेंडर शुरू किया था, इसीलिए इसका नाम पड़ा जूलियन सिजेरियन कैलेंडर। समझ गया? तो इस कैलेंडर का नाम जूलियन सिजेरियन क्यों पड़ा? क्योंकि जूलियस सीजर ने इस कैलेंडर को शुरू किया था, ठीक है, इस टाइमलाइन को शुरू किया था, कैलेंडर को। अब आपने देखा हो, इस कैलेंडर को हमने कहा ग्रेगोरियन कैलेंडर। अब जब जूलियन सीजर ने इसको यूज किया, स्टार्ट किया था, तो ये कहलाया जूलियन सीजरियन कैलेंडर। लेकिन बाद में इसका नाम ग्रेगोरियन कैलेंडर क्यों पड़ा? तो ग्रेगोरियन में एक इनके क्रिश्चियन में ही एक प्रीस्ट हुआ करते थे, जिसे पारदी कहते हैं, फादर बोलते हैं ना क्रिश्चियंस में, ठीक। तो पादरी हुआ करते थे, क्रिश्चियन प्रीस्ट, जिनका नाम था ग्रेगोरियन। एक पारदी हुआ करते थे ईसाइयों में जिनका नाम था ग्रेगोरियन। उन्होंने इस कैलेंडर में कुछ मॉडिफिकेशन किया था। इस कैलेंडर में क्या किया था? कुछ मॉडिफिकेशन किया था, इसीलिए तब से इसका नाम क्या पड़ गया? ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक। तो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर नाम क्यों पड़ा, समझ में आया? जूलियन सीजर जो रोमन एम्पायर के एक राजा थे, उन्होंने ये शुरुआत करी थी। और इस कैलेंडर को ग्रेगोरियन कैलेंडर कब बोला गया? जब क्रिश्चियन प्रीस्ट हुआ करते थे, ठीक है, पारदी हुआ करते थे ईसाई, तो ग्रेगोरियन, उन्होंने इसमें कुछ चेंजेस किए, और चेंजेस करने के बाद इस कैलेंडर का नाम क्या पड़ गया? ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक। अब देखिए, इस कैलेंडर को बहुत ध्यान से समझना होगा। इन्होंने एक सेंट्रल लाइन बनाई, एक ईयर इन्होंने चुना, 0 ईयर, ठीक है। और इन क्रिश्चियंस ने इसको क्या माना? बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। देखिए, क्रिश्चियनों के जो सबसे महान अगर कहा जाए तो उनके भगवान कौन है? जीसस क्राइस्ट, ठीक। जैसे आप मुसलमानों में देखें तो पैगंबर मोहम्मद को माना जाता है, तो वैसे ही ईसाइयों में किसको माना जाता है? जीसस क्राइस्ट को। तो इन्होंने एक टाइमलाइन बनाई जिसमें 0 इन्होंने डोनेट किया और इसको बताया बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक। अब इसके बाद के जो भी इवेंट्स हुए, मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद जो भी इवेंट्स हुए, उसको इन्होंने कहा एडी। क्या बोला? एडी। इसका फुल फॉर्म है एमिनो डोमिनी, ठीक। इसका मतलब है आफ्टर दी बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, मतलब कि आफ्टर दी बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक। तो 0 के बाद के जितने भी साल हुए, मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म को उन्होंने 0 मान लिया, और उसके बाद के जितने भी साल हुए उसको एडी में डिनोट किया जाता है। जैसे आज की डेट में हम बात करें तो आज कौन सा साल चल रहा है? 2025, ये एडी में है। इससे आपको क्या पता चल रहा है? कि आज से 2025 साल पहले जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। जीसस क्राइस्ट के जन्म से 0 पे टाइमलाइन शुरू की,
और उसके बाद का क्या रखा गया, एडी, जिसका फुल फॉर्म है एमिनो, सॉरी ये एम है, एमिनो डोमिनी, मतलब आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक, 2025 एडी अगर हम बात करें आज, तो मतलब 2025 साल पहले जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। अब जीसस क्राइस्ट के पहले की चीजों को इन्होंने बीसी कहा। क्या बोला, बीसी। इसका फुल फॉर्म क्या है, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। तो बीसी मतलब जीरो, मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले के साल, उसको क्या माना गया, बीसी। तो जैसे जीसस क्राइस्ट के बाद 1 2 3 200 1000 2000 ये सब हुआ ना, वैसे ही पीछे भी था, 1 2 3 100 200 1500 2350 बीसी, ये क्या था, तो ये बीसी था, बिफोर क्राइस्ट। अब जैसा मैंने आपको बताया कि जो वैदिक सभ्यता थी, उसने आर्य मतलब भारत में कब आए, 1500 बीसी में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आर्य जब भारत में आए तो वो जीसस क्राइस्ट के जन्म से 1500 साल पहले आए। समझे आप, मतलब आर्य जब भारत में आए 1500 बीसी में, तो जीसस क्राइस्ट के जन्म से 1500 साल पहले, 1500 साल। अगर हम इसको आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, 2025 के परिप्रेक्ष्य में, तो आज से अगर हम बात करें तो आर्य जो आए हैं वो कितने साल पहले आए हैं, तो ये तो 2025 तो होगा ही जीरो तक, इसके बाद यहां से भी कितना होगा, 1500, तो ये हो जाएगा 2025 प्लस 1500, तो 5 2 5 3 3525 साल पहले आर्य जो है वो भारत में आए। समझ में आया आपको, तो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले को बीसी कहा गया, मतलब उससे पहले के जो भी इवेंट हुए उनको बीसी में काउंट किया गया, और जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद जो भी इवेंट हुए उसको एडी में काउंट किया, बीसी और एडी। ठीक, लेकिन आज की डेट में ये नॉमेनक्लेचर बदल गया। ठीक, आज की डेट में जो अपना एडी है, ठीक है, उसको सीई बोला जाता है। सीई का फुल फॉर्म है कॉमन एरा। ठीक, तो जो एडी है वो आज की डेट में उसको क्या लिखा जाता है, सीई, मतलब आज की डेट में आप 2025 एडी नहीं लिखते, आपको सीई दिखता है, 2025 सीई मतलब कॉमन एरा। ठीक, और इसके अलावा अगर हम बीसी की बात करें, ठीक है, जो जीसस क्राइस्ट के पहले, जिसको पहले बीसी लिखा जाता था, अब उसको लिखा जाता है बीसीई, बिफोर कॉमन एरा। ठीक, तो एडी को लिखा जाता है सीई कॉमन एरा, और बीसी को लिखा जाता है बीसीई बिफोर कॉमन एरा। ठीक, जैसे आज अगर आप 1500 बीसी नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, 1500 बीसीई। वैदिक सभ्यता कब आई भारत में, 1500 बीसीई, बिफोर कॉमन एरा। ठीक, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर, जूलियन, समझ में आया आपको, किसको एडी बोला जाता है, किसको बीसी बोला जाता है, समझ में आया आपको। ठीक, सारे हिस्ट्री के इवेंट्स में हम इसी का इस्तेमाल करेंगे, ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, क्योंकि अब हम किसका यूज कर रहे हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर। क्लियर हुआ ये। ठीक, तो आज की क्लास में हमने दो चीजें पढ़ी। ठीक, एक तो हमने पढ़ा इतिहास क्या होता है, हिस्ट्री क्या है। हमने देखा कि हिस्ट्री क्या है, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स, भूतपूर्व में हुई घटनाओं का विधिवत तरीके से पढ़ना, उसी को इतिहास कहते हैं। मैंने आपको बताया था इतिहास के 3 पार्ट होते हैं। एक तो सबसे पहली बात भूतकालीन घटना, पास्ट इवेंट। दूसरा
जो है क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी मतलब क्रमबद्ध तरीके से, और तीसरा है एविडेंस, सोर्स, साक्ष्य। इन तीनों का आधार ही क्या होता है? इतिहास। फिर हमने देखा इतिहास का ओरिजिन किस वर्ड से हुआ, तो ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से। ठीक, हिस्टोरिया का मतलब क्या था? नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन, मतलब जो नॉलेज है उसको इन्वेस्टिगेशन के थ्रू क्या किया गया है? एक्वायर किया। फादर ऑफ हिस्ट्री किसको कहा जाता है? हेरोडोट्स को। हेरोडोट्स एक ग्रीक इतिहासकार थे जिन्होंने पहली बार एक किताब लिखी थी हिस्टोरिका, जिसमें उन्होंने पहली बार लिखित में इतिहास लिखा था क्रमबद्ध तरीके से विद एविडेंस, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता। उसके बाद हमने इतिहास के वर्गीकरण पढ़े, डिवीजन। हमने स्क्रिप्ट के आधार पर देखा, सबसे पहले तो लिपि के आधार पर। लिपि मैंने क्या बताया था? हम जो चीज बोलते हैं उसको अगर हम किसी सिंबल के माध्यम से लिख रहे हैं, ठीक, तो वो क्या हो जाती है? स्क्रिप्ट हो जाती है। जैसे मैंने अभी बोला रोमन, तो जो मैंने बोला वो लैंग्वेज है, लेकिन अगर ROMAN मैंने लिख दिया तो वो स्क्रिप्ट है। तो स्क्रिप्ट के आधार पर इतिहास को 3 भाग में बांटा गया। ठीक, सबसे पहला था प्री हिस्टोरिक एज। प्री हिस्टोरिक एज में क्या था? ना तो हमने उनकी कोई स्क्रिप्ट थी, मतलब कोई भी रिटन एविडेंस नहीं था उनके इतिहास का, सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस था। ठीक, तो ऐसे इतिहास को कहाँ रखा जाता है? प्री हिस्टोरिक एज में, जिसमें हमने पढ़ा था स्टोन एज। स्टोन एज की उनका कोई स्क्रिप्ट नहीं था। इसके बाद आया प्रोटो हिस्टोरिक एज। प्रोटो हिस्टोरिक एज में हमने क्या देखा कि स्क्रिप्ट तो थी लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के आज भी लेख मौजूद हैं, उन्होंने क्या लिखा है वो दिया है, मतलब, लेकिन हम उसको नहीं पढ़ पाए। ठीक है, तो हम उसको नहीं पढ़ पाए तो मतलब वो किस में आएगा? प्रोटो हिस्टोरिक एज। अगला था हिस्टोरिक एज। हिस्टोरिक एज में क्या था? स्क्रिप्ट पढ़ी भी गई है और उसको समझा भी गया, मतलब दोनों चीजें हैं, स्क्रिप्ट भी है और उसको पढ़ा भी गया। महाजनपद काल से लेकर के आज तक का पूरा जो इतिहास है ये हिस्टोरिकल एज में आता है। अब मैंने आपको बताया था वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन को, इसको किसी भी उसमें नहीं रखा जाता। कारण, वैदिक सभ्यता में मैंने आपको बताया था श्रुति परंपरा चलती थी। श्रुति परंपरा का मतलब यह होता था कि गुरु अगर कोई ज्ञान दे रहा है तो उसको कोई लिखने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ सुन करके उसको याद कर लेते थे, पहले के जो शिष्य हुआ करते थे। तो वहां पर श्रुति परंपरा चलती थी, इसी कारण से वैदिक सभ्यता जो है वो प्रोटो हिस्टोरिक में नहीं आ सकती। अब उसको प्री हिस्टोरिक में भी नहीं रख सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया था इतिहास हमेशा क्रमबद्ध तरीके से चलता है। अगर क्रम नहीं है तो इतिहास नहीं है, क्रोनोलॉजी चाहिए। ठीक, तो इसी कारण से वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक सभ्यता जो है वो एक्सेप्शन। ठीक, यहां तक समझ में आ गया था। उसके बाद फिर हमने मटेरियल, धातु जो इस्तेमाल करते थे उस आधार पर इतिहास को बांटा। जैसे सबसे पहले लोग किसका इस्तेमाल करते थे? स्टोन का इस्तेमाल करते थे। फिर धीरे से वो किस पे आए? कॉपर पे आए। फिर कॉपर से किस पे आए? ब्रॉन्ज पे आए। और ब्रॉन्ज से किधर आ गए? आयरन में। आज भी आयरन का इस्तेमाल होता है, लोहे का इस्तेमाल आज भी होता है। ठीक है, तो ये था मटेरियल के आधार पर। इसके बाद मैंने आपको बताया था धर्म के आधार पर। तो धर्म के आधार पर इतिहास जो बांटा था ये जेम्स मिल ने बांटा था। ये एक ब्रिटिश हिस्टोरियन थे। इन्होंने इतिहास को 3 भाग में बांटा, भारत के इतिहास को। जिस समय हिंदू राजा रूल किया करते थे उस समय को इन्होंने कहा एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत, मतलब जिस टाइम पर हिंदू राजा रूल किया करते थे, जिसमें शुरुआत से लेकर के और 712 AD तक लगभग टाइमलाइन जो रही 712 AD तक, तो वो कौन सा रहा? प्राचीन भारत। इसके बाद अगला आता है मध्यकालीन भारत, मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री में इन्होंने किसका एरा माना? मुसलमान का, क्योंकि आप जानते हैं 712 AD में सबसे पहली बार अरबों ने आक्रमण किया भारत पर। ठीक, महमूद गजनवी आए, मोहम्मद गौरी आए। ठीक, इसके बाद फिर कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी, बाबर, हुमायूं, अकबर, ये सब कौन थे? सब मुसलमान थे।
इस्लाम थे ना, सब इस्लाम को मानने वाले थे, तो मुस्लिम राजनोलों ने रूल किया। उस इतिहास को बोला गया मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत। और तीसरा जो दिया गया, जब अंग्रेज आए और 1757 में, देखिए अंग्रेज तो आ तो 1600 में गए थे, 1600 एडी में, लेकिन अंग्रेजों का सही समय पर शासन कब से शुरू हुआ? 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद से। ठीक, तो अब अंग्रेज कौन थे? अंग्रेज क्रिश्चियन थे, ईसाई थे। ठीक, तो तीसरा जो माना गया वो माना गया क्रिश्चियन रूल, ठीक है, ब्रिटेन रूल। ठीक है, और इसको इन्होंने क्या बोला? आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक, इसीलिए आप देखिए मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत 1757 से होती, 1757 से। क्लियर है? ये चीज क्लियर हुई आपको? ठीक, तो ये वर्गीकरण किया गया था। ठीक, इसके बाद हमने देखा ग्रेगोरियन कैलेंडर। जूलियन सीजर रोमन एम्पायर के एक राजा थे, उन्होंने इस कैलेंडर को दिया। बाद में एक पारसी पादरी थे, ये क्रिश्चियन प्रीस्ट थे, जिन्होंने इस कैलेंडर में कुछ मॉडिफिकेशन किए, जिसका नाम पड़ गया ग्रेगोरियन कैलेंडर। अब इसमें इन्होंने जीरो माना है, जिसमें जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ। जीसस क्राइस्ट जो इनके भगवान माने जाते हैं ईसाइयों के, जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद की जितनी भी घटनाएं हैं वो इन्होंने एडी में रखी, जिसका नाम था एमिनो डोमिनी, मतलब आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक, और इसके पहले की जितनी भी घटना थी जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले, उसको बीसी में रखा, बिफोर क्राइस्ट। आज की डेट में अगर एडी की बात करें तो एडी को लिखा जाता है सीई, कॉमन एरा, और बीसी की बात करें तो वो है बिफोर कॉमन। ठीक, तो यहां तक आज की क्लास में हमने पढ़ा। आई होप कि आपको क्लास में चीजें समझ में आई होंगी। इसके बाद फिर हम एक और इंट्रोडक्टरी क्लास लेंगे हिस्ट्री की, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कार्बन डेटिंग मेथड। मतलब इतिहास में अगर हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से कोई चीज निकालते हैं जमीन से, तो उसकी एज कैसे मापी जाती है, ये कार्बन डेटिंग मेथड से यूज किया। इसके अलावा इतिहास में भारत के बहुत सारे नाम हुए। आज जिसे हम भारत देश कहते हैं, इंडिया कहते हैं, भारत कहते हैं, इसके इतिहास में बहुत सारे नाम हुए, हम उन नामों को देखेंगे। ठीक है, क्लियर? किसने किसने क्या क्या नाम दिए हम वो देखेंगे। तो ये वाला पार्ट जो है ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, देखिए इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट उठता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। ठीक, और याद रखिए नोट्स हाथ से बनाइए, हमेशा हाथ से बनाए हुए नोट्स ज्यादा अच्छे से याद होते हैं। ठीक, तो क्लियर हो गया आपको? ठीक, तो गाइस थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।